क्या लगता है आपको, फ्रीडम हमें 1947 में ही मिल गया था या फिर अभी भी हम स्वतंत्र नहीं हैं? क्या हम एक इंसान स्वतंत्र होना डिजर्व नहीं करते? क्या लगता है आपको? अगर आप स्वतंत्र हो, आप एक इंसान हो जिसे फ्रीडम, आज़ादी सब मिलती है, तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी इंसान हो। बट सबको ये चीज़ नहीं मिलती है, मेरे जैसे लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। ये बोलते हुए रानी अपना श्रृंगार कर रही थी, आईने में अपना प्रतिबिंब देख के बिंदी सही कर रही थी एंड अपने कपड़े जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे उसमें, वो भी वो ठीक कर रही थी। अपने बाल वो बांधती है, वो खुला नहीं छोड़ती है। उसके बाद वो घर के कामों में लग जाती है। हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी? मैं मिस अनमो और आपके लिए हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेके, जिसका नाम है फ्रीडम। एक लड़की जो फ्रीडम चाहती है, बस उसे वो चीज़ चाहिए, उसे उड़ना है, उसे बाहर घूमना है, पर घर के बंदिशों ने उसे बांध रखी है। नाम है इरावती। भले दुनिया के लिए वो इरावती हो, ईरा हो, पर खुद को वो रानी बुलाती है। रानी जिसके इशारों में ये पूरी दुनिया चलती है। एंड इसके साथ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग को वो थोड़ा सा तो शक हो रहा है, सरकुजा रहे हो कि बैक टू बैक 3 दिनों के लिए मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, इतनी जल्दी मैं कैसे कर पा रही हूँ। हाँ, पिछला वीडियो इसी वजह से मतलब लेट हो गया था, क्योंकि इस वीडियो में मैं बिजी थी। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं ईरा को उसकी माँ बुलाती है। ईरा बेटा, जल्दी इधर आ एंड किचन में जो है चाय बना दे, चाचा जी आए हैं। उसके बाद वो किचन में जाके चाय बनाने लगती हैं। चाय पत्ती वगैरह सब कुछ वो ढूंढ ढांढ के जो है रखती है एक जगह में, देन वो चाय बनाती हैं। उसके बाद वो देखने लगती है चाय की तरफ। वो उसमें धीरे धीरे करके उबाल आने लगती है। उसमें उबाल आने से पहले ही वो गैस को ऑफ कर देती है। उसके बाद स्माइल करती है और बोलती है, हम इसके उबाल आने से पहले ही ऑफ क्यों कर देते हैं। उसके बाद वो चाय वो कप में सजाती हैं एंड देन अपने चाचा जी जो घर पे आए हुए थे उनके लिए लेके जाती हैं। उसके बाद वो देखती हैं कि घर के मर्द सब लोग एक जगह बैठे हुए हैं एंड सभी के लिए चाय वो लेके आई थी। उसके बाद वो सर्व करती है सबको एंड सभी लोग बातें कर रहे थे। एक भी औरत वहाँ पर नहीं थी। वो साइड लग के खड़ी हो जाती हैं। देन उसके पापा वो उसकी तरफ एक नज़र देखते हैं। ये नज़र उसे यहाँ से जाने के लिए था। ये देख के वो वहाँ से चली जाती हैं, बट वो बाहर दरवाजे के बाहर से सुनने लगती हैं कि घर के मामलों में बात हो रही है। वो बात कर रहे थे किसी ज़मीन के बारे में जो उन्हें बेचना है, बट उसके लिए ईरा की बुआ की भी साइन लगती है, पर वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। ईरा वो ट्रे को कस के पकड़ती है एंड उसे हक करती है और भी बातें सुनने लगती हैं। उसके बाद उसके चाचा और पापा वो दोनों बात कर रहे थे कि जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगा उस दिन उसे बुला लेंगे, साइन कर देगी, उसके बाद चली जाएगी घर अपना। इतना होते ही ईरा की मम्मी जोर से ईरा को बुलाती है। ईरा, कहाँ पर है तू? ईरा दौड़ के जाती है अपनी माँ के पास एंड वो ट्रे जो है रख देती है, क्या बोलते हैं उसे, किचन कैबिनेट साइड से उधर रख देती है। उसके बाद वो अपनी माँ से उस बारे में बात करने लगती है कि पापा वो ज़मीन बेचने के बारे में सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सही होगा क्या? फ्यूचर में जाके वो और भी ज़्यादा महंगा होने वाला है, इतनी जल्दी बेच देना ये क्या ठीक बात होगी? ये सुन के उसकी माँ वो स्माइल करती है एंड उसके गाल पे हाथ रखती है और बोलती है, तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। ये सुन के ईरा जो स्माइल कर रही थी, स्माइल फेड हो जाती है एंड अब वो स्माइल नहीं कर रही थी और वो पूछती है, माँ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सुन के उसकी माँ वो स्माइल करते हुए उसे एक मिठाई खिला देती है और बोलती है, बधाई हो, तेरी शादी होने वाली है और कल ही वो लोग तुझे देखने आने वाले हैं। और ये जो बाल है ना, इसे साफ कर लेना। जो कुछ भी करते हैं ना आजकल के ज़माने के मॉडर्न लोग, कंडीशन वगैरह वो भी करवा लेना। उसके बाद जो है जब तुम्हारी शादी फिक्स होगी तब तो खर्चा आएगा ना, दहेज भी देना पड़ेगा, तुम्हें गहना भी देना पड़ेगा। इतना पैसा वो कहाँ से आएगा? इसी वजह से ज़मीन बेच रहे हैं। ये सुन के ईरा वो बोलती है, पर आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि मुझे शादी करना है कि नहीं? ये सुन के उसकी माँ वो बोलती है, पर तुमसे पूछने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे पापा ने हाँ बोल दिए हैं, वो बस फॉर्मेलिटी के लिए देखने आने वाले हैं तुम्हें। ये सुन के ईरा बोलती है, मतलब आप लोग पहले उन्हें देख के आ चुके हैं, पर मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा।
ये सुन के उसकी माँ वो गुस्सा होते हुए बोलती है, अब क्या लड़कियां भी डिसाइड करेंगी कि उसकी शादी किससे होने वाली है। सुन के ईरा वो डर जाती है एंड कुछ भी नहीं बोलती और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है अपने कमरे में जाने के बाद वो एक पिल्लो को लेती है, उसे हग करती है एंड रोने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ वो उसके लिए भी कुछ खाने की चीज़ें लेके आई थी, मिठाई थी जो उसके चाचा जी लेके आए थे जब घर के लिए आए थे तब। उसके बाद वो प्लेट लेके अंदर जाने वाली थी, वो देखती है कि दरवाज़ा अंदर से लॉक है। वो नॉक करती है, ईरा वो रो रही थी, जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछती है एंड दौड़ के जाती है कमरे को खोलने के लिए। कमरे को खोलती है एंड उसकी माँ वो अंदर आ जाती है। ईरा और उसकी माँ दोनों ही बेड पे बैठते हैं। उसकी माँ उसकी मिठाई दे देती है और बोलती है, तुम्हें काफ़ी पसंद है ना ये वाली मिठाई, तुम्हारे चाचा जी लेके आए हैं। ये सुन के ईरा वो बोलती है थैंक यू। उसके बाद वो उसे साइड वाले टेबल में रख देती है और बोलती है मुझे नहीं खाने। ये सुन के उसकी माँ वो बोलती है नाराज़ हो क्या। ये सुन के ईरा वो उसकी रोने जैसी शक्ल हो गई थी, आवाज़ भी थोड़ी सी क्रैक्स आ रही थी और वो ऐसे ही बोलती है, आपको मुझसे क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं खाऊं ना खाऊं। ये सुन के उसकी माँ वो फेस को ईरा ने टर्न कर लिया था वो उसकी तरफ फेस करवाती है एंड बोलती है, देखो ऐसी बात नहीं है, लड़का बहुत ही अच्छा है और अमीर है, वो लोग उनका फैमिली बिजनेस है, इतना अच्छा लड़का क्या हाथ से निकल जाने दे। ये सुन के ईरा वो बोलती है, पर आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था ना, मैं बस 18 साल की हुई हूँ अभी और आप लोग मेरी शादी करवाने के लिए। ये सुन के उसकी माँ वो बोलती है, तुम तो फिर भी 18 साल की हो, मेरी शादी तो 14 साल के उम्र में ही हो गई थी। ये सुन के ईरा वो बोलती है, तब के ज़माने में होता होगा पर अभी ऐसा नहीं होता है माँ। ये सुन के उसकी माँ वो बोलती है, तो फिर कैसा होता है। ये सुन के ईरा वो बोलती है, अब लड़कियाँ खुद चूज़ करती है किससे उनको शादी करनी है किससे नहीं करनी है, और आप लोगों ने मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा कि मुझे शादी करनी है भी नहीं। ये सुन के उसकी माँ वो बोलती है, देखो बकवास मत करो। वो खड़ी हो जाती है एंड वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद मतलब दरवाजे के सामने वो रुकती है और बोलती है, मिठाई चुपचाप खा लेना, तुम्हारी शादी के खुशी में वो लेके आए हैं तुम्हारे लिए, और अगर नहीं खानी है तो फेंक के आ जाना। फिर वो वहाँ से चली जाती है। ईरा वो फिर से रोने लगती है एंड वो उस मिठाई की तरफ देखती है पर वो नहीं खाती है उसे। वो अपना कमरा बंद कर लेती है अंदर से और वो ऐसे फुट फुट के रोने लगती है पेट के बल लेट के। रात में उसकी माँ उसे बुलाने के लिए आती है और वो नहीं जाती है खाना खाने के लिए। फिर उसकी माँ वो चली जाती है वहाँ से। वो टेंस थी बट फिर भी उनकी अकड़ अभी तक नहीं गई थी। वो चली जाती है ये बोल के, नहीं खाना तो मत खा, ना खा के मर जा। ये सुन के ईरा वो और भी ज़्यादा फुट फुट के रोने लगती है। हम देखते हैं आधी रात हो चुकी थी, ईरा को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। वो उस मिठाई की तरफ देखती है और अपने जो है दरवाजे की तरफ देखती है। वो लॉक था, वो बाहर नहीं जा सकती थी, पर फिर भी वो दरवाजे को खोलती है एंड किचन के लिए चली जाती है। वहाँ पर कुछ भी नहीं था उसके खाने के लिए, इसी वजह से वो अपने कमरे में वापस आती है एंड वही मिठाई जो अभी तक मतलब ऐसे खुले में पड़ी हुई थी वही वो खा लेती है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी एंड खाते खाते वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। उसके बाद वो सो जाती है एंड नेक्स्ट सुबह 5 बजे उसकी नींद खुल जाती है एंड वो अपने रोज़मर्रा के काम करने लगती है। उसकी माँ वो उस बारे में जिक्र भी नहीं करती है। ईरा वो भी कुछ भी जिक्र नहीं करती है। उसकी माँ उसकी हेयर वॉश करवाते हैं, उसे अच्छे से नहलाते हैं, मतलब अच्छे वाले साबुन देते हैं उसे। उसके बाद वो चली आते हैं। ईरा रेडी हो जाती है, आज उसे लड़के वाले देखने आने वाले थे। वो अच्छे से कपड़े पहनती है और अच्छे से मेकअप करके उनके सामने बैठ जाती हैं जैसे कि कोई सामान हो। सब लोग उसे देख रहे थे, उसके बालों को छू के देख रहे थे, उसकी स्किन के सॉफ्टनेस को माप रहे थे, उसके दांत वो भी उन्होंने देखे। उसके बाद उससे जो है गाना गाने के लिए भी बोला। उसे गाना गाना नहीं आता था, इसी वजह से वो बोल देती है कि उसे नहीं आता है। बहुत सारी बातें उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी पूछे और भी बहुत सारे सवाल उससे पूछे गए थे। ईरा जिसे ये सभी कुछ बकवास लग रही थी, इरिटेटिंग लग रही थी, बट फिर भी वो सभी के जवाब दे रही थी। पर एक बार के लिए भी उसने स्माइल नहीं किया। वो इस घर की इकलौती बेटी है और कोई भी नहीं है उसके सिवा। उसके सारे के सारे भाई हैं, फिर भी ऐसी उसके साथ हो गई वो उसने कभी सोचा भी नहीं था। जब वो लोग चले जाते हैं तब हीरा वो कुछ भी नहीं कहती है, पर जो कुछ भी काम करना होता है वो करती है। उसके बाद ईरा को एक मॉडर्न लड़की की तरह ड्रेसअप कर दिया जाता है। उसने
ऐसा भी उतना ज़्यादा भी मॉडर्न कपड़े नहीं पहने हुए थे, बट फिर भी जो वो घर में पहनती थी उससे ज़्यादा थे। और जीन्स पैंट वो पहली बार के लिए पहनती है। देन उसे उस लड़के के साथ डेट पे भेजा जाता है, वो भी अपने भाई के साथ। उसका छोटा भाई था, उसका नाम पिंकू है, एंड पिंकू उसके साथ गया हुआ था। पिंकू उसका निकनेम है, ओरिजिनल नेम कुछ और है। हम देखते हैं उस लड़के को जो काफ़ी हैंडसम था, हाइट भी ईरा से ज़्यादा थी। उसका नाम आकाश था। आकाश वो काफ़ी हैंडसम एक एलिजिबल बैचलर था जो ईरा को पसंद भी करता था। वो उसके साथ डेट में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी था। वो दोनों एक जगह घूमने के लिए जाते हैं। वो एक बाइक लेके आया था। आकाश और ईरा के बीच में पिंकू बैठता है। पिंकू बहुत बड़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, उसकी उम्र जो है 11 साल है। वो लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं। ईरा चुपचाप ही थी, एक भी वर्ड उसने नहीं बोला था, बस इतना ही। और कभी कुछ सवाल किया जाए तो जवाब देती थी। आकाश इस चीज़ से वो इरिटेट भी हो रहा था, बट खुश भी था कि हाँ कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितनी ज़्यादा वेल मैनर्ड है। उसके बाद वो लोग घूमने के लिए जाते हैं, पार्क में घूमते हैं वो लोग। आकाश उसका हाथ पकड़ना चाहता था, इसीलिए वो पकड़ लेता है। जो पिंकू है वो इस चीज़ जो है नोटिस नहीं करता। ईरा उन दोनों के बीच में खड़ी हुई थी एंड वो उसका हाथ पकड़ लेता है। ईरा को ये चीज़ काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करा रही थी, पर फिर भी वो कुछ भी नहीं कहती और उसे अपना हाथ पकड़ने देती है, पर वो खुद से नहीं पकड़ती है उसे। वो दोनों हाथ पकड़े हुए थे बट फिर भी नहीं थे। ईरा वो पहली बार के लिए ऐसे घूमने के लिए आई थी, कभी भी इससे पहले वो घूमने के लिए नहीं आई थी। जैसे ये उसके लिए पहला सीढ़ी था फ्रीडम के लिए। वो आसमान को देखती, कभी बाहर जो है मैदान को देखती, बहुत जगह जो है वो देख रही थी कि ये जगह उसने पहली बार एक्सप्लोर किया था। आकाश उसे एक्सप्लोर कराता है हर जगह को। एंड उसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर वो लोग खाना खाने वाले थे। वो उस जगह को भी ईरा ने पहली बार के लिए देखा था एंड वो उसे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहे थे। उसके बाद आकाश वो ऑर्डर करता है खाना, देन ईरा को भी बोलता है ऑर्डर करने के लिए। ईरा वो बोलती है कि आपको जो अच्छा लगता है आप कर दीजिए। पिंकू भी सेम ही बोलता है, मतलब सर हिला देता है, उसे भी इन चीज़ों के बारे में उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं पता था। आकाश वो ऑर्डर कर देता है। देन वो पहली बार के लिए घर के खाने के अलावा कुछ फॉरेन डिशेस खा रहे थे, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, ऐसे। वो ईरा को काफ़ी अच्छी लगती हैं। देन वो पूरा खाना खा जाती हैं। आकाश ये देख के स्माइल करता है। देन वो बिल पे करने के लिए चला जाता है। ईरा और पिंकू वो दोनों बैठे हुए थे। पिंकू वो पूछता है कि जीजू बहुत ही मस्त है ना, कितनी अच्छी जगह हमें घुमाया, उसके बाद कितनी अच्छी जगह में हमें खाना खाने के लिए भी लेके आए। ईरा वो कुछ भी नहीं कहती हैं, बस अपना सर हिला देती है। उसके बाद वो लोग और भी जगह जाते हैं घूमने। ईरा को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था इस आसमान को देखना। उसके बाद वो चिड़ियों को देख रही थी जो आसमान में उड़ते हुए अपना घर जा रहे थे, मतलब शाम हो जाती है तब चिड़िया अपने घर जाते हैं ना, वैसे ही। उसके बाद आकाश वो बोलता है चलो मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। देन फिर से वो उसके बाइक में बैठ जाते हैं। देन ईरा को एंड पिंकू को वो छोड़ देते हैं। उसके बाद आकाश अपने घर के लिए चला जाता है। ईरा आज एक अलग सी खुशी महसूस कर रही थी, जो खुशी उसने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे अब बाहर घूमना था, फिरना था, उसे बहुत अच्छा लगा ये चीज़। भले वो कुछ भी नहीं एक्सप्रेस कर पा रही थी, पर फिर भी वो जाके घूमना चाहती थी, उस हवा को महसूस करना चाहती थी, उस सनलाइट को महसूस करना चाहती थी, वो उस पानी को महसूस करना चाहती थी जो उस रिवर से बह रहा था। उस पानी को वो छूना चाहती थी, उसमें खेलना चाहती थी, उस घास को वो छूना चाहती थी जो उन्होंने बाइक में जाते हुए देखा था। ये काफ़ी अच्छा मतलब फील करा रही थी उसे। वो बार बार वही चीज़ों को याद कर रही थी। ईरा को तो याद भी नहीं था कि आकाश दिखता कैसा है, उसका वॉइस कैसा है, बस उसको वो सनलाइट याद था, वो पानी याद थी, मतलब वो जो नदी की पानी है वो, और वो हवा याद थी जो पहली बार के लिए वो महसूस कर रही थी। वो इस चीज़ को और भी महसूस करना चाहती थी। उसके बाद आकाश और वो बहुत बार घूमने के लिए जाते हैं एंड उनका एंगेजमेंट वो फिक्स हो जाता है। आज उनका एंगेजमेंट था, इसी वजह से आकाश ने बहुत सारे रिंग्स के डिज़ाइंस जो है उसे सिलेक्ट करने के लिए दिए हुए थे। मतलब आज उनका एंगेजमेंट नहीं था, कुछ दिनों बाद था। उसके बाद आकाश उसे फिर से लेके गया एंगेजमेंट रिंग चूज़ करने के लिए।
रानी को समझ में नहीं आ रही थी कि कौन सा रिंग उसे चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आज तक उसने खुद के कपड़े तक चूज़ नहीं किए थे खुद से। हमेशा उसकी माँ या फिर बाबा ही चूज़ करते थे उसे क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। जब आकाश उसे पूछता है कि कौन सा रिंग तुम्हें पसंद आया, ये देख के इरा वो स्माइल करती है। देन उसे पसंद आता है वो रिंग, उससे बता देती है। आकाश वही रिंग बाय करता है। देन खुद के लिए भी वो रिंग चूज़ करने के लिए चला जाता है इरा के साथ। वहाँ पर भी इरा को जब आकाश पूछता है कि कौन सा रिंग तुम्हें पसंद आया, तब इरा उसके फेस पे स्माइल थी एंड वो फिर से खुद से चूज़ करती है। पर इस बार वो दो रिंग्स में अट गई थी एंड उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा रिंग चूज़ करना चाहिए। इसी वजह से वो आकाश से पूछती है कि कौन सा रिंग तुम्हें पसंद आया इन दोनों में से। देन आकाश वो एक चूज़ कर लेता है एंड उसके बाद वो उसे पहन के दिखाता है। इरा इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी एंड वो हम में सर हिला देती है कि हाँ ये काफ़ी अच्छी लगती है तुम्हारी रिंग फिंगर में। देन वो दोनों ही अपने रिंग फिंगर में वो रिंग पहन के एक पिक्चर क्लिक करते हैं, मतलब आकाश करता है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि ये जो पिक्चर है ना, ये हमेशा मेरे पास रहने वाली है। इरा इस चीज़ से स्माइल करती है। उसके बाद फिर से इरा एंड उसके भाई को, मतलब भाई अभी भी गया हुआ था, उसको उनके घर में जो है ड्रॉप करके चला जाता है। इरा आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसके बाद जो है वो अपनी माँ को देखती है कि उसकी माँ वो काम कर रही है। देन वो अपनी माँ के पास जाती है एंड पूछती है, माँ आप लोगों ने तो मेरी शादी फिक्स कर दी है, पर जब आप और पापा की शादी होने वाली थी तब कैसा था? ये सुन के उसकी माँ वो स्माइल करती है और बोलती है काफ़ी अच्छा था, उनको भी मैं पसंद आई थी, मुझे भी वो पसंद थे, पर पापा ने मुझसे पूछा नहीं था। उसके बाद हमारी शादी होने वाली थी तब तुम्हारे पापा भी काफ़ी छोटे थे, उनकी तो शादी 16 साल की उम्र में हुई थी। ये सुन के इरा वो स्माइल कर देती है और बोलती इतनी छोटी उम्र में शादी? ये सुन के उसकी माँ बोलती है तब के ज़माने में हुआ करते थे, अभी तो ये इनलीगल हो गया है। इरा बोलती है तब भी इनलीगल था, बट इतने ज़्यादा लॉ स्ट्रिक्ट नहीं थे। ये सुन के उसकी माँ बोलती है शायद होगा ही। ये सुन के इरा वो स्माइल करती है और अपनी माँ को बैक हग करके रखा था उसने। उसकी माँ वो बोलती है कि तुम लोग तो फिर भी ऐसे जा सकते थे, एक बात तुम्हें पता है तुम्हारे पापा मुझसे छुप छुप के मिलने के लिए आए थे। ये सुन के इरा वो एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है अच्छा उसके बाद क्या हुआ था? ये सुन के उसकी माँ वो बोलती है तब मैं स्कूल जाया करती थी, मेरी एक सहेली थी उसके साथ, तुम्हें पता है एक पूरा दिन हम लोग स्कूल बंक करके उनके साथ घूमने के लिए गए थे। और आपकी वो सहेली? इरा पूछती है। ये सुन के उसकी माँ जवाब देती है वो स्कूल के लिए चली गई थी और उसने किसी को नहीं बताया कि मैं उनके साथ थी। ये सुन के इरा वो जो है रिवाइंड करती है कि हाँ वो और आकाश भी ऐसे ही घूम रहे हैं, भले अपने पेरेंट्स के परमिशन से, और उसके पेरेंट्स ने बिना परमिशन के घूमा था, बट सिचुएशन तो सेम ही है ना सबके लिए। इरा स्माइल करती है और अपनी माँ से पूछती है अच्छा माँ, और जब आपकी नई नई शादी हुई थी उसके बाद क्या हुआ था? इरा की मम्मी वो स्माइल करती है और बोलती है बहुत अच्छा था वो, तुम्हारे पापा वो हमेशा मेरे साथ ही रहने की जिद करते, स्कूल भी नहीं जाना चाहते थे। ये सुन के इरा वो स्माइल करती है और बोलती है पापा तब स्कूल में थे? ये सुन के उसकी माँ वो हाँ बोलती है और बोलती है हाँ वो स्कूल में थे, मेरी तो स्कूल छूट गई, मेरी तो और पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई, मैंने तो स्कूलिंग भी नहीं किया, 10th भी मैंने पास नहीं किया। ये सुन के इरा बोलती है पता है मुझे, उसके बाद बताइए। ये सुन के उसकी माँ वो बोलती है सब कुछ अच्छा ही तो है, जैसा अब चल रहा है तभी भी ऐसा ही चल रहा था। ये सुन के इरा उसकी स्माइल वो गायब हो जाती है और वो सोचने लगती है कि अब उसके और आकाश के रिश्ते का जो है एक शुरुआत है, भले शुरुआती फेज में वो काफ़ी अच्छा लगेगा, पर धीरे धीरे वो भी किसी के घर की बहू बन जाएगी एंड उससे भी अपनी माँ की जैसी लाइफ वो जीनी पड़ेगी। उसके बाद इरा वो ऐसे ही डिनर करती है, सोचते सोचते ही दिन रात में अपने कमरे में ओवरथिंक करने लगती है कि मेरी लाइफ भी ऐसी ही बन जाएगी जैसी माँ की है। घर के मर्दों के सामने कुछ बोलने की औकात भी नहीं है और वो इस लाइफ को अच्छी लाइफ कैसे बोल सकते हैं? यही चीज़ें बार बार इरा के दिमाग में घूम रही थी। कल छोड़ के परसों उनका एंगेजमेंट था एंड इरा अभी तक भी कंफ्यूज थी कि उसे ये करना भी चाहिए या फिर नहीं। अगर नहीं भी चाहिए फिर भी उसे करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके पापा को कोई लड़का पसंद है। पर वो बार बार यही सोच रही थी क्या सच में मेरी लाइफ भी ऐसी ही बन जाएगी, ऐसी जहन्नुम बन जाएगी, कोई फ्रीडम नहीं है, कुछ भी नहीं, जैसा मैं अभी हूँ
पापा के घर में, वैसा ही सेम अगर पति के घर में भी रहना पड़े तो क्या फ़ायदा मेरी शादी करने का। फिर वो तो बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा मेरी राय पूछते हैं, क्या शादी के बाद भी सेम ही रहेगा। ये सोचते सोचते वो सो जाती है। ये रात गुजर जाता है, आ जाता है उनके इंगेजमेंट का दिन। इंगेजमेंट का दिन उसे काफ़ी अच्छे से तैयार किया गया था। उसके नॉर्मल लुक से वो काफ़ी अच्छे थे, पर अभी भी उसके बाल बांधे हुए थे। उसने अभी तक अपने बाल कभी खोल के नहीं देखा कि कैसा लगता है खुले बालों में। उसे बिंदी लगाया जाता है, लिपस्टिक लगाया जाता है, पूरा मेकअप कर दिया जाता है। उसके बाद उसकी इंगेजमेंट उसमें ले जाया जाता है। दोनों की इंगेजमेंट होती है। आकाश काफ़ी खुश था, बट ईरा भले उसके होठों में स्माइल थी, पर दिल में वो एक अजीब सी बेचैनी। क्या उसकी लाइफ सुधरेगी शादी के बाद? जिसका वो सपना देख रही थी इतने दिनों से आकाश से मिलने के बाद, क्या वो सच होगा? क्या वो उड़ पाएगी? क्या वो घूम पाएगी जो उसका सपना है अभी? क्या आकाश उसे सच में 4 दीवारों में बंद करना चाहता है, या फिर जैसी लाइफ उसके साथ अभी है शादी के बाद भी ऐसे ही रहने वाली है? इतना कुछ जो है उसके दिमाग में चल रहा था, पर फिर भी सबके सामने वो स्माइल कर रही थी। उनका एंगेजमेंट हो जाता है। रात को वो मिरर के सामने बैठी हुई थी, मिरर में खुद को देख रही थी। अभी भी उसका हेयर स्टाइल सेम ही था, पर कपड़े बदल गए थे। वो अपनी रिंग को देखते हुए खुद से ही पूछती है, क्या ये प्यार का रिश्ता है या फिर कोई बंधन जो मुझे बांधना चाहती है उसके साथ, और जो बंधन कभी तोड़ा नहीं जा सकता। ये सोचते सोचते जो है कुछ दिन और निकल जाते हैं। अब 1 महीने रह गए थे उनकी शादी को। जो रानी है वो सच में सोच रही थी कि क्या उसे सच में ये शादी करना चाहिए या फिर नहीं। इसी अंतर्द्वंद में वो फंसी हुई थी। पर आकाश उसे काफ़ी अच्छा लगता था, पर क्या वो सच में ऐसा ही रहेगा शादी के बाद भी, या फिर सब कुछ बदल जाने वाला है? ये सोचते सोचते और भी कुछ दिन बीत जाते हैं। अब ईरा का घर से निकलना, मतलब वो ऐसे भी नहीं निकलती थी, फिर भी आकाश से मिलना जुलना सब कुछ बंद हो गया था, क्योंकि शादी को और बस 2 दिन बाकी थे। और अभी ऐसे घर से निकलना दूल्हा दुल्हन के लिए सही नहीं है। इसी वजह से ना ही आकाश ना ही ईरा घर से निकल रहे थे। कभी कभार आकाश कॉल करता ईरा को एंड उन दोनों की बातें हो जाती, पर ऐसा करते हुए भी ईरा उसे पसंद था आकाश, पर फिर भी ये जो है वो अंदर से जा ही नहीं रही थी ये चिंता, क्या उसकी लाइफ सच में उसे फ्रीडम मिलने वाली है या तो फिर फ्रीडम के वेस में एक नया जेल। आज शादी का दिन था, उसे सारे गहने पहनाए जाते हैं। देन उसे उसका जो है शादी का जोड़ा वो पहनाया जाता है, मेकअप किया जाता है। वो खुद को उसी मिरर में देख रही थी एंड उसके बाल अभी भी बंधे हुए थे, और वो खुद को देखते हुए वो सोच रही थी, क्या सच में मुझे शादी करना चाहिए या फिर नहीं। अभी दूल्हा आ गया था, इसी वजह से सारे लोग वहीं पर चले जाते हैं। जीजू आ गए, जीजू आ गए, ऐसे ही शोर मचाते हुए सारे उसके कजिन्स, उसके भाई नहीं सॉरी बहनें नहीं थे, उसके दोस्त जो कोई भी थे वो लोग जाते हैं बाहर अपने जीजू को देखने के लिए। देन उन्हें जो है वेलकम किया जा रहा था। यहाँ से ईरा सब कुछ देख रही थी, मतलब ऊपर थी वो, दूसरे मंजिल में थी एंड खिड़की से वो सब कुछ देख पा रही थी नीचे कैसे वेलकम किया जा रहा है आकाश का। देन वो फिर से वापस आके बेड पे बैठती है। देन दूसरी खिड़की की तरफ देखती है, और अब वो बीच में थी दोनों खिड़कियों में। उसे कौन सा चूज़ करना है उसे खुद को पता नहीं था, पर अब उसे क्या करना है उसे समझ में नहीं आ रहा था। एक बार वो उस खिड़की की तरफ देखती जिस साइड से आकाश उसे दिख रहा था, और दूसरी खिड़की की तरफ देखती जिस तरफ उसे फ्रीडम मिलने वाला था। वो थोड़ी देर सोचती है, देन वो कुछ डिसाइड करती है। हम देखते हैं आकाश का वेलकम हो रहा था। देन पंडित जी उसे बुलाते हैं। देन मंत्रोच्चारण वो शुरू हो गए थे। अभी पंडित जी वो बोलते हैं दुल्हन को लेके आओ। देन कुछ लोग जाते हैं एंड उसे मतलब दुल्हन को लेके आने के लिए वहाँ पर दरवाज़ा खोलते हैं, पर अंदर कोई भी नहीं था। देन वॉशरूम भी चेक किया जाता है, वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके बाद उस खिड़की की तरफ नज़र जाती है जहाँ पर एक साड़ी उसका मतलब शादी में जो रिसेप्शन में पहनने वाली थी वही साड़ी थी,
वो पहन के ईरा वहाँ से भाग गई थी। उसके बाद बवाल मच जाता है एंड सभी ईरा को ढूंढने लग गए थे। आकाश, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ईरा कहाँ जा सकती है। सभी को ये चीज़ इन्फॉर्म किया गया था कि ईरा नहीं मिल रही है। आकाश को बिट्रे करके ईरा चली जाती है अपने फ्रीडम के दौड़ में। हम देखते हैं ईरा को, वो ट्रेन स्टेशन में बैठी हुई थी। वहाँ पर बहुत सारे पैसे भी थे उसके हाथों में, जो कि उसके दहेज में उसके हस्बैंड को मिलने वाले थे, उसी के कमरे में थे। वो एक बैग में भर के और कुछ कपड़े लेके, वो सब कुछ गहने वगैरह उसके लिए जो कुछ भी थे वो लेके भाग के चली गई थी। उस बैग में वो अपने गहने वगैरह डाल देती है। देन एक वॉशरूम में जाके अपने कपड़े चेंज करती हैं, मेकअप हटाती हैं एंड बाल खोलती हैं। वहाँ के मिरर में वो पहली बार के लिए अपने खुले बाल को देखती हैं। देखते हुए वो स्माइल करती हैं और बोलती हैं, ब्यूटीफुल, मैं इन खुले बालों में ही सुंदर लगती हूँ। उसके बाद जो है एक अनाउंसमेंट होती है। उसके बाद अनाउंसमेंट सुन के ईरा भागती है एंड देन ट्रेन में चढ़ जाती है। उसे नहीं पता था कहाँ जाना है, पर फिर भी उसे कहीं तो जाना था। दूसरी तरफ उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे थे, कोई लोग उसे कॉल भी कर रहे थे, बट उसका फ़ोन उसने अपने घर में ही छोड़ दिया था। उसके पास एक नया मोबाइल फ़ोन था जो कि आकाश ने उसे गिफ्ट किया था, पर उसने खोला नहीं था कभी भी। उसने प्लेटफॉर्म में आने से पहले एक नया सिम खरीदा था। वो सिम उसी फ़ोन में वो डालती है एंड पहला नंबर वो आकाश का ही डायल करती है। आकाश वो ढूंढ रहा था, वो भी उठ गया था मंडप से एंड ढूंढ रहा था उसे हर जगह, और वो अभी अकेला था। तभी ईरा का कॉल आता है उसे। वो पहले 2-3 बार इग्नोर करता है, बट बार बार कॉल आ रहा था, इसी वजह से वो उठा लेता है। ईरा दूसरी तरफ से बोलती है, सॉरी आकाश, मुझे माफ़ कर देना, पर मुझे फ्रीडम चाहिए। मुझे पता है इससे तुम्हारे लाइफ में बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, बट फिर भी मुझे अपनी फ्रीडम ज़्यादा प्यारी थी। आई होप तुम मुझे माफ़ कर दोगे। अगर मैं कुछ बन जाती हूँ, खुद के पैरों में खड़ी हो जाती हूँ, खुद को मैं इंडिपेंडेंट बना लेती हूँ, तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगी। ये बोलते ही वो अपना कॉल कट कर देती हैं। आकाश दूसरी तरफ से बोलना चाहता था, बहुत कुछ बोलना चाहता था, बहुत सवाल थे, बट ये जो कुछ वर्ड्स अभी ईरा ने बोले, सारे सवालों के जवाब उसे मिल गए थे। वो अपना पगड़ी वो खोल देता है, जो भी पहना हुआ होता है, सहरा पगड़ी जो कुछ भी बोलते हैं, आई डोंट नो, वो खोल देता है एंड वो वहाँ पर बैठ के अपने नीज पे आ जाता है एंड रोने लगता है। उसके बाद वो उस नंबर पे फिर से कॉल करता है एंड आकाश बोलता है, मैं वेट करूँगा। उसके बाद वो वहाँ से उठ के चला जाता है एंड बारात को वापस ले जाने के लिए बोलता है। जो ईरा के पेरेंट्स होते हैं वो वरीड हो जाते हैं एंड बोलते हैं, आप ऐसा मत करिए प्लीज़, और हम ढूंढ रहे हैं उसे। उसके बाद आकाश बोलता है, वो नहीं आएगी, जब उसे आना होगा तब हम फिर से आएंगे एंड उसे अपने साथ लेके जाएंगे। ये बोल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और इस कहानी का यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करना एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ऐसे हमको नहीं रहना है, हमको सच्ची का इंडिपेंडेंस चाहिए। हम डिपेंडेंस नहीं हो सकते। हर इंसान को, हर एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी वीक नहीं होना चाहिए। सही मायनों में बोला जाए तो अभी जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन था वो काफ़ी हाई है एंड राइज कर रहा है क्राइम अगेंस्ट मैन, एंड जिसका मैं सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। इस चीज़ में हमें इक्वलिटी नहीं चाहिए, ऐसे हमें इक्वलिटी ऐसे चाहिए कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन वो कम हो जाए, ना कि क्राइम अगेंस्ट मैन बढ़ जाए। और आज आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ एंड ईरा को सक्सेसफुल बनाओ और उसे आकाश से मिलवा दो। देखते हैं आपके अंदर कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पर जाके लिख दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।